ओके। सो हम लोगों ने कल रिलेटिव एरर्स का देखा था कि क्या होते हैं रिलेटिव एरर्स, राइट। तो उनको पहले हम जरा एक साथ साथ उसको देख लें, एक्सप्लोर करें कोड को। तो अब इस केस में व्हाट वाज रिलेटिव एरर, हमने कल जो डिस्क्राइब किया था रिलेटिव एरर को, किस तरह से निकलता है, क्या है ये रिलेटिव एरर, क्या बताता है? मैम ये डिफरेंस होता है जो हमने एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस होता है, एस्टिमेट वैल्यू का। हाँ जी। यानी कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है, हाँ जी, वो पॉपुलेशन की वैल्यू है, उससे हमारा जो सैंपल की वैल्यू जो हमें बता रहा है, जो एस्टिमेट दे रहा है वो कितना सही है, लाइक उसका कितना वो डिफरेंस है, वो परसेंटेज में हमें आइडिया हो जाता है। तो इस चीज़ की एक्यूरेसी को देखने के लिए कि हमारे जो सैंपल्स हैं वो किस हद तक हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन का ट्रू मीन से, या ट्रू जो उसके पैरामीटर्स हैं उससे। तो उसके लिए हम जो मेट्रिक यूज़ कर रहे हैं वो है रिलेटिव एरर। ठीक। तो अब इस केस में उसने कहा होगा कि कोई क्वेश्चन ये है उसका रिलेटिव एरर के लिए पॉइंट एस्टिमेट्स का, कि हमने एक सिंपल रैंडम सैंपल जनरेट करना है। ठीक है, एट्रिशन पॉपुलेशन का ही डाटा सेट है, पॉपुलेशन का 50 रोज का हम इसमें से सिंपल रैंडम सैंपल जनरेट करेंगे। ठीक। और उसमें से हमें कहा है कि मीन एम्प्लॉय एट्रिशन निकालनी है, और रिलेटिव एरर पर फाइंड आउट करना है कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन का मीन इस कॉलम से, और जो हम सैंपल जो बनाया है उसमें इसी कॉलम का जो मीन आएगा, जो कि एस्टिमेट होगा, तो उन दोनों को कंपेयर करना है रिलेटिव एरर से कि किस हद तक वो आंसर ठीक आया। ठीक। तो ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंपल रैंडम पॉपुलेशन मैंने कैसे बनानी है, सैम्पलिंग कैसे करनी है। यस सलमा, कैन यू टेल? यहाँ पे मुझे अब सिंपल रैंडम सैंपल बनाना है अट्रिशन पॉपुलेशन से। ओके, चलें इसको देखते हैं कि जो भी मेरी अट्रिशन पॉपुलेशन डाटा सेट गिवन था उसमें से मैंने सैंपल का फंक्शन यूज़ किया, और मैंने कितनी रोज लेनी है, तो n इज इक्वल टू 50, राइट। जितना सैंपल निकालना, और मैंने रैंडम स्टेट इस केस में 2022 दे दिया। ठीक। सो इस तरह से आई हैव मेड द सैंपल ऑफ 50 रोज। अब इसमें जो हमारे पास मीन एट्रिशन वैल्यू आएगी, जो इस सैंपल की है। ठीक। वो मीन जो इम्प्लाई का इसने कहा है कि एट्रिशन का कॉलम जो है ना उसका मीन बताना है इस सैंपल में से। सो वी कैन डू इट, राइट। कि यहाँ पे एट्रिशन का जो मैंने ये 50 के नाम से साथ बनाया, ठीक है। दरअसल इसमें ही मैं इसके अंदर एट्रिशन का कॉलम देखूँ, डॉट मीन, ठीक है ये। सो इससे मुझे मीन पता चल जाएगा, लेकिन अब मुझे कंपेयर करना है तो मेरे पास पॉपुलेशन का मीन भी तो होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे रिलेटिव एरर निकालना है तो रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था कल? कोई याद है? जी, कुछ ऐड करेंगे कि किस तरह से था रिलेटिव एरर के परसेंटेज का फॉर्मूला? नहीं याद? कोई गेस, थोड़ा सा गेस कर लो तो लाइक इट विल बी बेनिफिशियल। चलें देखते हैं। यस, मैं मानू। मैम 100 से मल्टीप्लाई किया था पॉपुलेशन मीन, और जो सैंपल मीन निकाला था। ओके, सो यानी जो भी मैंने पॉपुलेशन मीन निकाला और
सैंपल मीन निकाला था, यस, उसके डिफरेंस को मैंने लेना ना। अब मुझे पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस तो पता नहीं है, मैंने तो सैंपल का निकाला है अभी। तो फिर ऐसा करते हैं, पॉपुलेशन मीन का भी पहले निकाल लेते हैं। ठीक। तो पॉपुलेशन मीन का भी सेम ऊपर वाला ही होगा, लेकिन ये कि हमने इसमें सैंपल की बजाय डाटा सेट ले लेना है अट्रिशन का, जो किसने इस। ठीक है। तो अब मैं ये पॉपुलेशन मीन यहाँ पे इसका डिफरेंस के लिए ले सकती हूँ। तो पॉपुलेशन मीन माइनस जो मेरे पास यहाँ पे मीन एट्रिशन आया था, और टोटल जो मेरे पास वैल्यू है वो कितनी है, पॉपुलेशन मीन है ना टोटल वैल्यू मेरी इस केस में, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया 100 से मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस था वो, ठीक है, टोटल में माइनस से सैंपल और डिवाइडेड बाय टोटल, यानी जो पॉपुलेशन का मीन है वो। तो मेरे पास ये परसेंटेज में वैल्यू निकल रही है, लेकिन एक और चीज़ है इसमें जो हम स्किप कर रहे हैं रिलेटिव एरर के इस फार्मूले में। वो क्या है? एब्सोलूट। दैट्स गुड। यस, एब्सोल्यूट डिफरेंस हमने लेना है, क्या, ताकि इस जो पॉपुलेशन को मैं सैंपल से माइनस कर रही हूँ, तो अगर कोई माइनस में वैल्यू आ रही है तो वो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना करे। तो मुझे इसे एब्सोल्यूट में लेना है। ओके। तो अब, ओके ओके, सो न्यूट्रिशन पॉपुलेशन डिफाइन नहीं है। ओके, जस्ट गिव मी मोमेंट, ये मैंने ऊपर यहीं पे बना देती हूँ। हाँ, रखोगे, गिव मी मोमेंट। तो मेरे पास यहाँ पे एट्रिशन फैदर के नाम से ही फाइल है, एट्रिशन डॉट फैदर। ओके, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है परसेंटेज में रिलेटिव रिलेटिव एरर की। ठीक है, परसेंटेज रिलेटिव एरर 62% है। सही। ओके। अब इसमें नेक्स्ट, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी रिलेटिव एरर की? इसमें कोई आइडिया है इस चीज़ का आप लोगों को, कि इंटरप्रिटेशन अब इस रिलेटिव एरर की, अगर मेरे पास 62 आया है, तो क्या ये अच्छा रिलेटिव एरर है? मतलब कि क्या ये मेरे, क्या इसका, क्या ये मुझे बता रहा है कि ये जो मेरी वैल्यू है उसने सही प्रेडिक्ट की है या नहीं की? जी, अ, ये एक्चुअली लाइक, आई विल गिव यू दिस असाइनमेंट कि आपने इंटरप्रिटेशन इसकी देख के आनी है पहले एंड पे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि इंटरप्रिटेशन क्या होगी रिलेटिव एरर की। ठीक। तो मतलब कि अगर ये वैल्यू आई है तो क्या ये किस हद तक ठीक है, और मुझे क्या ये बता रही है कि रिलेटिव एरर ज़्यादा है, तो क्या ये मेरी, मतलब सारी बात है, ये वैल्यू ज़्यादा ही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि शायद वो मुझे सही एस्टिमेट नहीं दे रहा। ये चीज़ मैंने आप लोगों से कल पूछनी है। ठीक। ओके। अब इसके बाद अब परसेंटेज हमने निकाली, अब उसने पहले 50 से निकलवाया था। ठीक है, यानी हमने 50 रोज का सैंपल लिया था। ओके। अब इसमें उसने वो सैंपल बढ़ाया है, 100 रोज का कर दिया है। अब देखें क्या आता है रिलेटिव एरर। अब ये 6.9 आया। तो बल्कि इसी से ही आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया वैसे हुआ होगा क्या क्या इंटरप्रिटेशन बनती है।
यस, आई मीन कि क्या ये वैल्यू सही आई है, ये पहले वाली ठीक थी? जो 62% एरर आ रहा है, यानी 62% एरर का मतलब ये है ना कि काफ़ी ज़्यादा लाइक गड़बड़ है, कि वो इसने सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं किया है, तभी इतने परसेंट एरर आ रहा है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने सैंपल साइज बढ़ाया है, 100 किया है, अब देखें तो 100 सैंपल साइज आने से हमें ये पता है कि जब हम सैंपल साइज इंक्रीज करते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, राइट? तो वही यहाँ पे हुआ है कि सैंपल साइज इंक्रीज हुआ है, तो हमने इसका रिलेटिव एरर निकाल के भी चेक कर लिया है कि वाकई में अब एरर आया है 6.96। यानी कि अब थोड़ी सी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ गया, एक्यूरेसी बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि हमने सैंपल साइज पे डबल कर दिया था, पहले 50 था अब 100 है। सो गुड दिस पॉइंट, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो फिर आगे मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास रेप्लिकेटिंग सैंपल्स। ठीक, अब इसमें क्या करना है हम लोगों ने? हमारे पास यहाँ पे उसने कहा कि रेप्लिकेट द प्रोवाइडेड कोड सो दैट इट रन्स 500 टाइम्स। ओके, सो हम ये रेप्लिकेशन वाला जब हम कर रहे थे, सो वी नो कि हम इसमें रेप्लिकेट करवा के उन्हीं सेम वैल्यूज का फिर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे। ठीक है, तो वो मुझे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रही थी। ठीक है ना, वो जब आएगी, यानी कि हमारे सेम वही चीज़ है। ठीक है, अगर मैं उसको बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो हमने कल ये देखा था कि उसको जब मैं उन सैंपल के मीन्स को जब प्लॉट करूंगी तो मुझे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। सही, तो वही सेम चीज़ अब यहाँ पे हम करने लगे हैं। जो सैंपल है उसको रेप्लिकेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल बनाना क्या है? ठीक है, सैंपल उसने कहा है कि उसने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, एट्रिशन पॉपुलेशन में से जो उसमें एट्रिशन का कॉलम है उसका मीन लिया हुआ है, यानी पॉइंट एस्टिमेट है। ठीक है, यानी सैंपल उसने बनाया हुआ है कि उसने एट्रिशन पॉपुलेशन में से 60 रोज लिए हैं। ठीक है, 60 रोज के अगर सैंपल है जिसमें से उसके एट्रिशन कॉलम का उसने फिर मीन लिया है, तो ये वाला जो पॉइंट एस्टिमेट है बेसिकली उसको रेप्लिकेट करेगा। और उसको रेप्लिकेट करने के बाद लेटर ऑन वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे शो हो जाएगा। ठीक, तो अब इस चीज़ को हम लोगों ने कल भी देखा था कि कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्योंकि हमने डुप्लीकेट्स को कहीं पे स्टोर करवाना है पहले, ठीक है ना, ताकि हम उसको फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन शो करवा सकें। तो हम लोगों ने स्टोर कहाँ पे करवाना है? कोई भी हम जैसे यहाँ पे वेरिएबल नेम उसने एंड जो यूज़ किया ना, तो यहाँ से ही यही वाला वेरिएबल नेम हम यूज़ करेंगे। ठीक, और हमारे पास ये एक लिस्ट हम लोगों ने बना ली। अब इस लिस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैंने क्योंकि इसमें इस जो कोड है मेरा ये 500 टाइम्स चलाना है, तो मुझे फॉर लूप में मैं इसकी रेंज दे सकती हूँ। ठीक है, तो मैं कह दूंगी कि फॉर आई इन रेंज, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? 501 लिखूँ या 500 ही लिखूंगी तो हो जाएगा? 500 से। क्योंकि इसमें डायरेक्टली मैं वैल्यू ले रहा है कि 500। ठीक है, तो 500 ही लिखूंगी मैं यहाँ पे इस केस में। और फिर हमने नेक्स्ट इसमें देखा कि ये पेंट करवाया हुआ है इस कोड के साथ। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट वो जो एंट्रीज हैं उसमें से वो प्रिंट करवा के देखनी है, शुरू वाली 5। ठीक, तो ये मेरे पास यानी कि उसने 60 सैंपल का, जो मेरा सैंपल था 60 रोज का, उसमें से एट्रिशन तो उसकी वैल्यूज ली। ठीक है, उसमें कि यानी 500 दफ़ा रैंडम, क्योंकि हमने रैंडम स्टेट असाइन नहीं की, तो उसने हर दफ़ा डिफरेंट 60 रोज उठाई होंगी, डिफरेंट 60 रोज का कम्बिनेशन होगा। ठीक है, और उस कम्बिनेशन से हर दफ़ा कोई डिफरेंट वैल्यू ही आई होगी। ठीक है, मतलब चांसेस कम है कि वो सेम आए। तो उसको 500 टाइम्स जब किया तो 500 हमारे पास रेप्लिकेट्स आ गए हैं इस लिस्ट में जो हमने स्टोर किया, जिसमें से हमने सिर्फ 5 को यहाँ पे ज़रा प्रिंट करवा के देखा। सही, ओके, सो अब इसको जो मेरे पास 500 पॉइंट एस्टिमेट्स आए हैं एट्रिशन कॉलम के, राइट?
पॉपुलेशन के डाटा सेट से इसको अब मुझे प्लॉट करना हो, ठीक है, तो वो हिस्टोग्राम से, यानी डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैंने चेक करनी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम हिस्टोग्राम से कर सकते हैं बिकॉज ये कंटिन्यूस डाटा है इसमें। तो ये हिस्टोग्राम विल बी वैलिड, राइट। तो किस तरह से होगा ई एल टी डॉट, इज दैट वाज इजी, राइट, कि हमने सिंपली जो मेरे पास मीन एट्रिशन का जो इसमें डाटा सेट है और वो ऐड किया, और पिन्स उसने हमें बताई हुई है कितनी, 20 या 16, 16, राइट। ओके, सही है, हमारे पास डाटा के उसमें से ये पॉइंट्स आए हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि 0.05 से 0.25 तक की इसकी वैल्यूज ज़्यादातर रेंज है वो इसमें फॉल कर रही है, और हमें बीच में एक कुछ ऐसी एक रेंज है जिसमें स्पेसिफिकली इस डाटा, इस सैंपल में कोई डाटा नहीं है, हो सकता है पॉपुलेशन में भी ना हो। नहीं, मगर ये है कि ये मीन्स निकले हुए हैं ना, लेकिन उसने जो भी कम्बिनेशन दिया उस रेंज में इसमें डाटा नहीं हो सकता। जब हम डेफिनेटली जब इसके सैंपल साइज बढ़ाएंगे ना तो ये कवर होगा, राइट। यानी कि मैं अब इसे सैंपल साइज को बढ़ा दूं, और सेकेंड इसमें मैं 100 करती हूँ, या लेट्स से 200 कर देते हैं। See what happens. ओके, सो अब मैंने वो पहले हमारे पास सैंपल साइज जो हमारे पास था 500, सॉरी 60, ठीक है, हमने यहाँ पे 60 सैंपल साइज दिया था जिसके हमने 500 रेप्लिकेट्स बनाए थे, ठीक है। और अब मैंने उस सैंपल साइज को 150 कर दिया और उसके 500 रेप्लिकेट्स बनाया। अब वो 150 सैंपल साइज जो था ना उसकी वजह से, राइट, अब ये देखें कि वो ज़्यादा क्लोजर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और थोड़ी सी नैरो भी हो गई है विद द इंक्रीज इन सैंपल साइज, राइट। और हमें इसमें गैप भी अब नहीं नज़र आ रहा, ठीक। सो यानी जितना हम सैंपल साइज बढ़ा रहे हैं उतना ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब हो रहा है। इससे आपको कोई थेरी या कोई लॉ याद आता है जो हमने पहले पढ़ा हो, मतलब इस चीज़ को हमेशा जब मैं इतनी दफ़ा डिस्कस कर रही हूँ कि सैंपल साइज के बढ़ने से जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब जा रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं आपने यही बताया था कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आती है, दूसरा जो है ना इसमें वैल्यूज जो है ना वो नैरो हो जाती हैं। ये जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज है वो नैरो हो जाती हैं जैसे ही हम यस, सैंपल्स। इससे रेलेवेंट जब हम एक बात कर रहे होते हैं तो क्या इससे रेलेवेंट कोई जो थेरी है वो याद आती है कि जो हमने पढ़ी हो पहले, और उसमें भी कुछ हमने यही चीज़ देखी भी थी अप्लाई करके कि एप्लीकेशन यही बन रही थी उसकी भी। क्या मतलब मैम, इसके बारे में क्या क्या बन रही थी? यस सर, ये मुझे लगता है जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स हैं ये ज़्यादा बता सकते हैं, इन्हें बताना चाहिए, कोई थेरी याद आ रही होगी डेफिनेटली। लेकिन चले, अ, इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, मैं अभी नहीं बता रही इसका आंसर। सो मे बी आपका डाउट हो लेकिन अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो ये थ्योरम कोई है जो इसके इससे रेलेवेंट है, जो इस बात में कर रही हूँ ना वो इससे रेलेवेंट वो थ्योरम है। तो एनी हाउ चलिए आगे मूव करते हैं। तो मैम अब यस, सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो नहीं? यस, 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 दैट्स गुड। जी, उसी में हमने देखा था ना, इनफैक्ट हमने देखा था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन थी जब हम उसका सैंपल साइज बढ़ा रहे थे ना, ठीक है, बढ़ा रहे थे सैंपल साइज, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो रही थी, ठीक है ना। तो यानी सैंपल साइज बढ़ाने से वो जो ओवरऑल जो जितना पॉपुलेशन, यानी सैंपल साइज हम बढ़ाते हैं वो पॉपुलेशन के करीब होता है, उतनी ही उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी आ रही होती है। सो इट इज़ काइंड ऑफ एन इम्प्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम।
सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें यही कहता है। और इनफैक्ट अगर आप नेचर के भी, मैंने एक शायद एक दफा पहले भी डिस्कस किया कि नेचर के भी जितने फिनोमिना है ना, अगर आप उनको यानी सम सारी सारी चीज़ों को जो अगर आप प्लॉट करें डाटा उसका कलेक्ट करके, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय नेचर, जो नेचुरल फिनोमिना में जो डाटा जितना भी होगा ना वो कंप्लीट अगर हम उसका लें तो वो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बना के देगा। ठीक है। और इवन के एक किसी पॉपुलेशन में, पूरी पॉपुलेशन की फर्ज करें अगर मैं हाइट का भी डाटा ले रही हूँ ना, सिंपल एक हाइट है, अगर मैं उस पर पूरी पॉपुलेशन का डाटा ले रही हूँ ना, तो उसको भी जब मैं प्लॉट करूँगी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आएगी। सो इट इज़ बाय नेचर के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें नज़र आ रही थी यूनिवर्स के बहुत सारे फिनोमेना में। ठीक। तो इसलिए भी ये कॉमनली डिस्कस होती है। एनी हाउ, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाज द राइट आंसर। दैट्स गुड। ओके, अब लेकिन हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम को आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे भी थोड़ी देर बाद। तो एनी हाउ, हम लोग ने कल ये डिस्कस किया था कि जब मैं अपने कोई भी सैंपल साइज के रेप्लिकेट्स ले रही हूँ और उस यानी पॉइंट एस्टिमेट्स का, और पॉइंट एस्टिमेट्स निकाल रही हूँ, और उन पॉइंट एस्टिमेट्स को, उस सैंपल के जो मेरे पॉइंट एस्टिमेट्स हैं उनको मैंने ड्रॉ किया, तो मेरे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। लेकिन जो ये सैम्पलिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, ठीक, तो उस केस में हम फिर अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की, यानी हम फिर सिमुलेशन करते हैं डाटा की, और अपने हिसाब से थोड़े से उससे कम डाटा में, जैसे मैंने कल ये बताया भी था कि हम यहाँ पे हम लोगों ने कल किया था डाइस को, लूडो का जो दाना था उसको रोल किया था, राइट। तो उसकी 6 वैल्यूज थी टोटल, तो हमें पता है कि उसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है। और अगर मैं 4 लूडो के दाने, अगर मैंने 4 जो रोल्स किए हैं उसके, ठीक है, तो 6/4 बन रहा था। ठीक है। और अगर मैं इसको जितने भी दो यार डाइसेस ले रही थी उस हिसाब से ये इसके जो फेसेस हैं वो बढ़ रहे थे। ठीक है। तो उस केस में न्यूट्रॉन लाइक हमने देखा कि थोड़ा सा भी बढ़ने से बहुत ज़्यादा उसका जो वैल्यू है वो बड़ी ज़्यादा एक्सीड कर रही थी। इफ हम इसको अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग को अगर देखें यहाँ से ही, तो यस, हम यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हम लोगों ने यहाँ पे 4 डाइसेस ली है। ठीक है। और उसकी अब मुझे पता है कि हर डाइस के अंदर 6 फेसेस हैं। ठीक। और मैंने 4 डाइसेस लिए हुए हैं, तो 4 डाइसेस के 6 फेसेस हैं। तो इसके मुझे ये देखना है कि मैं इनको जब रोल करूँ, ठीक है, तो मुझे कितने यूनिक कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ठीक। तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल बन सकते हैं इन 4 डाइसेस के जो 6 फेसेस का है उसको मैं रोल करूँ तो। ठीक है। मतलब अब उसमें हम लोगों ने ये कहा था कि एक तो ये कि पांडास की डॉक्यूमेंटेशन में ही इटर टूल्स एक है मॉड्यूल, इटर टूल्स, और उससे ही है आगे ये फंक्शन बनाया हुआ है एक्सपैंड ग्रिड का। और ये एक्सपैंड ग्रिड का फंक्शन की वैल्यू पेयर्स लेता है और हमें उसमें से फिर यूनिक कॉम्बिनेशंस बना के दे देता है। ठीक है। कि कितने कितने पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे इस केस में अगर मैं 4 डाइसेस ले रही हूँ जो कि 6 फेसेस वाले हैं, और उनको मैं जब देखूंगी एक्सपैंड ग्रिड लगा के, तो बेसिकली ये मुझे 1296 रोज दे रही है, यानी 1296 यूनिक कॉम्बिनेशंस दे रहा है। ठीक। तो ये तो था एग्जैक्ट सैम्पलिंग, राइट, एक सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जो थी एग्जैक्ट सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन में ये एज इट इज यानी 6 फेसेस भी ले रही हूँ, और जो चारों डाइसेस को रोल करवा के देख रही हूँ। ठीक। तो इस केस में आई नो की वैल्यू ज़्यादा है, और जैसे ही मैं थोड़ा सा इसके अंदर, अच्छा एक और चीज़ मैंने यहाँ पे बतानी थी कि जो एक्सपैंड ग्रिड है ये कोई बाई डिफ़ॉल्ट कोई लाइब्रेरी या फंक्शन ऐसा नहीं है कि जो आप इंपोर्ट करवाएंगे और ये हो जाएगा, बल्कि इनफैक्ट ये पांडास की डॉक्यूमेंटेशन में एक लाइंस ऑफ कोड्स हैं, फंक्शन, राइट, उन्होंने लिखा फंक्शन की वो थोड़ी सी 2-3 लाइंस की। तो वो एक्चुअली जब आप पहले वो कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद ये एक्सपैंड ग्रेड लगाते हैं तो तब ये वर्क करता है, वरना नहीं। ठीक है। तो अभी हम जब करेंगे इसको सॉल्व तो हम बताएं, पता चलेगा हमें। और हमने कहा था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो इस केस में जब मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने कहा देखी थी कि मीन उसका उसका कैलकुलेट किया, ताकि पॉइंट एस्टिमेट्स को फिर हम प्लॉट कर सकें, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना सकें।
तो हमने देखा था कि हम ये पूरी यानी जितनी डाइसेस है उसका अंदर से एक मीन रोल के नाम से कॉलम बनाया था और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ये है कि ये क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज है, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज नहीं है, मतलब जो हम बना रहे हैं जिनके हम ले रहे हैं, तो हम इसलिए इसकी एक्यूरेसी के मेंटेन करने के लिए हम हमें लाइक ये इसको ऐसा मतलब कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं तो इनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। तो पहले हम इसको डाटा को कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसके बार प्लॉट ड्रा करेंगे क्योंकि डिस्क्रीट वैल्यूज हैं तो बार प्लॉट ही बेस्ट रहेगा इसमें, ठीक। हिस्टोग्राम की बजाय बार प्लॉट से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। एनी हाउ हमने ये कल देखा था कि कैसे उसने मीन निकाला। फिर हमने ये देखा कि हमने ये वाकई में कैटेगरीज में एस टाइप से करके, और फिर उसके बाद sorting को हमने क्यों फास्ट किया था, अदरवाइज वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे जो सी छोटी छोटी बार्स हैं वो पहले फिर उसके बाद बड़ी, तो या बड़ी से छोटी वो इस तरह से sorting कर रहा होगा। तो उस चीज़ को हमने फॉल्स करने क्योंकि हमें 0 से 1 से 0 तक के दरमियान में जितनी मीन्स हैं वो देखने हैं। तो क्योंकि मैक्सिमम जो लूडो के दाने में जो फेसेस होते हैं वो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 6 है, तो 1 से 6 के दरमियान में ही इसकी फिर मीन वैल्यूज जितनी भी पॉइंट एस्टिमेट्स आएंगे उसके सैंपल्स के वो इतने ही होंगे उसके रेप्लिकेट्स, ठीक। ओके, सो एक तो मैंने ये यूनिक देख रही थी। फिर फिर हम लोगों ने जैसे ही उसका जो आउटकम है उसको इंक्रीज करवाना चाहा, राइट। यानी कि मैंने सैंपल साइज अपना बढ़ाया था कल, तो हमने उसमें देखा था कि क्योंकि मैं ये देख रही थी कि अगर जो मतलब रोल्स हैं लाइक या डाइसेस हैं फर्ज करें, या जैसे मैं पहले 4 ले रही थी डाइसेस तो ये 6/4 बन रहे थे यूनिक आउटकम्स। लेकिन अगर मैं 100 ले लूँ तो ये 6/100 बन जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रेंज में 1 से 101 लिखा है, तो यानी ये दूसरी जो वैल्यू दी है एक्सक्लूसिव होगी, तो ये 100 बेसिकली नंबर ऑफ डाइसेस मैंने इसको दे दिए हैं। तो ये 6/6 और इसका एक्सपोनेंट होगा 100। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 10⁻77 में बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ जाएगी, जितनी कि इसमें हमारे वर्ल्ड में नंबर ऑफ एटम्स हैं तकरीबन उससे कंपेरेबल वैल्यू आ गई है, लाइक बहुत ज़्यादा डाटा। अब इस तरह के डाटा की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अ बिग टास्क अगर उसमें ज़्यादा वेरिएबल्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉट करके भी लाइक इसकी इंटरप्रिटेशन और आगे मैंने मतलब चीज़ें इसकी बहुत मुश्किल हो सकती हैं। तो उस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर रहे थे, हमने यहाँ पे ये हमारा अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग थी और कल हमने यहाँ पे इसको ख़त्म किया था, राइट। तो हम ये देख रहे थे कि अब मैं मतलब कि फर्ज करें कि मेरा एक डाइस रोल मैं मतलब 4 दफ़ा एक डाइस है मेरे पास, उसको मैं 4 दफ़ा रोल करती हूँ, तो उसका मैं सिमुलेशन क्या कर रही हूँ जो मैं अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेना चाह रही हूँ। तो मैं ये कर रही हूँ कि बेसिकली मुझे पता है कि लूडो के दाने में कितने वैल्यूज़ हैं, 4 5 6, टोटल 6। इसलिए मैं जितनी भी जो रोल्स या नंबर ऑफ डाइसेस ले रही थी एन, वो ऊपर आता था और नीचे बेस की ये वैल्यू होती थी और ये ज़्यादा थी 6, तो इसकी वजह से ओवरऑल टोटल वैल्यू बढ़ रही थी। तो अब वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे सिमुलेट करेगा कि 4 डाइस रोल्स उसने 4 डाइस रोल्स के हिसाब से बनाया है, और वो ये हमें कह रहा है कि रेंज उसने दी है कि 1 से 6, और वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे बेस 6 की बजाय अब 4 ले लो। यानी कि अब वो यहाँ पे जो चारों डाइस रोल्स बनाएगा ना, ठीक है, तो उसमें अ, यानी अब ये 4 की पावर n बन जाएगा। यानी कि अब वो सारे फेसेस में से कोई से रैंडम 4 ही सिलेक्ट करेगा, ठीक। टोटल 6 फेसेस हैं अगर लूडो के दाने के, तो 6 के 6 नहीं लेगा, उसमें से कोई से 4 यूज करेगा, ठीक। तो ये बेसिकली इसका ये इंटरप्रिटे ये मतलब जो कोड का बनता था ना वर्किंग, वो यही है कि उसने बेसिकली इन 6 में से 4 टोटल फेसेस को वो सिलेक्ट करेगा रेंडमली 4 डाइस रोल्स के लिए। रिप्लेसमेंट हमने क्यों ट्रू की है ये हमने कल डिस्कस भी किया था। तो रैंडमली उस तरह से हमने जब 6 की बजाय 4 लिए तो हमें पता है कि बेस वाली थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो वो हमारे लिए मैनेजेबल है। जैसे अब यहाँ पे वही सेम कोड को अब मैंने यानी कि मैंने जो 4 फेसेस लिए थे और उसका मीन यानी कि अभी अगेन पॉइंट एस्टिमेट है जिसको मैंने सिमुलेट करवा लिया कि 6 की बजाय 4 ले लिया, और उसको मैंने फिर 1000 टाइम रेप्लिकेट करवा लिया यहाँ पे।
तो जब मैं पॉइंट एस्टिमेट्स रेप्लिकेट करवा के सिमुलेशन, राइट, मैंने सिमुलेट करवानी है इतने सारे जनरेट जो मैंने करवाए हैं, अब इनको मैं अगर इनको अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन जो ड्रा करूंगी वो क्या होगी, मेरी अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि क्योंकि लूडो के थे 1 से 6 फेसेस, लेकिन मैंने उस ओरिजिनल में ये सारे होने चाहिए थे, लेकिन मैंने क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए कि ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ ना हो, इसमें सिर्फ 4 फेसेस रैंडमली नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें अप्रोक्सीमेशन है सैम्पलिंग, इस तरह की जो पॉइंट एस्टिमेट्स को मैं ड्रा करूंगी तो वो मेरे अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ठीक। ओके, सो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तक क्लियर है ना। मैम उससे आपने कहा कि चार चार हमने उसकी कहा कि वो हम उस डाइस के जो है ना वो जो पॉइंट्स लगे होते हैं वो लिए, तो दो क्यों नहीं लिए? वो भी तो वो उसी के बेसिकली हिस्सा वही रहेंगे। चीज़, हाँ लेकिन देखें वो डाटा हमने ऊपर देखा था ना कि इतना ज़्यादा बढ़ गया, यानी 6 टू पावर n किया जब मैंने, ठीक है, तो जितने नीचे बेस की वैल्यू ऊपर n है, ठीक है, नीचे जी बेस की वैल्यू ज्यादा थी ना, तो इसलिए वो वैल्यू 10 टू पावर 77 यूनिक कॉम्बिनेशंस लाइक वो मतलब इतने आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो उस चीज को उसने ओवरकम करने के लिए सिंपल ये किया कि उस 6 वाले नीचे बेस को जरा कम करेगा, तो डाटा कम प्रोड्यूस होगा, राइट। जस्ट ये था इसमें इसका, इसलिए तो इसको फिर अप्रोक्सीमेट कह रहा है, इसको एग्जैक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह रहा है, इसको कह रहा है वो अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। मैम ये तो मैं जैसे ये मैं समझता हूँ तरीका बेहतर होगा कि जो है मिसाल के तौर पर ले तो रैंडमली लेगा, लेकिन वो ऐसा करे कि वन के जो वन पॉइंट है उसके आने के कितने चांसेस है उसकी भी उसकी कुछ रोज ले ले, फिर 2 3 4 5 6 हर रोज की आने की कितने, हर पॉइंट कितने आने के कितने चांसेस हैं उस उनकी रोज ले ले रैंडमली, बजाय इसके कि हम दो ही रोज जो है दो पॉइंट्स की रोज ही ड्रॉप करा दें। वो तो मेरे ख्याल में सही नहीं आएगा जी जवाब जी, उसका। हाँ नहीं नहीं, वो सॉरी मैम आपकी आवाज़ कट रही रैंडमली ही लेगा। है। सॉरी मैम एक आपकी से हमें आवाज़। नहीं पता उसने कौन सा 6 कब चूज किया, 3 कब चूज किया। अब ठीक है बस। जी मैम अभी ठीक है। हाँ, परसेंट फ्लक्चुएट कर रहा है। सो ओके, सो इसमें ये है कि लेगा वो रैंडमली ही 1 से 6 में रैंडम डॉट चॉइस किया हुआ शुरू में, लिस्ट पास कर दी है कि टोटल ये नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, और उसमें से चार चार को ही रैंडमली लेनी है, और रिप्लेसमेंट भी ट्रू है, यानी कि जो पहले एक दफा सेलेक्ट होगी उसकी इक्वल चांसेस हैं कि दूसरी दफा भी सिलेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो हाँ, हर एक कोने के चांसेस इक्वल होंगे इसमें, ये उस पे है कि वो कौन सा रैंडमली पिक करेगा, लेकिन क्योंकि हमने पिक 4 करेगा, 6 के 6 नहीं करेगा, तो उससे हमारा ओवरऑल जो डाटा है वो मैनेजेबल हो जाएगा, उसके यूनिक कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे, ये है। गॉट इट। जी मैम ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा क्लैरिटी भी होगी, लाइक आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट, लेकिन हो सकता है कि अभी भी इसमें थोड़ा सा कुछ गैप हो, मगर अगर फिर भी कंफ्यूजन हुई सो यू कैन आस्क लेटर ऑन, लाइक इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एक इसमें फिर मैंने, ओके सो बेसिकली कोड तो समझ आ गया, मज़ीद इसको देखने की मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत है, वही सेम चीज़ थी, उस कोड को मैंने थोड़ा यहाँ पे भी लाइक एक्सप्लेन किया था कि इनकेस कोई कंफ्यूजन रहती है तो ये यहाँ पे है कि जो कोड है वो, ये जो रेंज है 1 से 6 तक हमने दी है, ठीक है, और इसके अलावा रैंडम चॉइस है जो साइज का मैंने पैरामीटर दिया है, तो उसने क्या करना है कि हम रोल करें डाइस को 4 टाइम्स और सिर्फ, ठीक है, 6 के 6 नहीं लेगा, तो इस तरह से डाटा जो है वो जो सिमुलेट कर रहे हैं, और हम ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन से नहीं देख रहे उसको। तो एनी और ये वो फंक्शन है एक्सपैंड ग्रिड का, जो हम यूनिक फंक्शंस बनाने के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या बेसिकली जो
अगर फर्स्ट करने पहले इसने एग्जैक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ठीक, लेकिन एग्जैक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब बना रहे होते हैं ना, ऑलमोस्ट ये तकरीबन हम तभी बना सकते हैं जब हमें पॉपुलेशन का भी डाटा तकरीबन आइडिया हो, लेकिन यूजली केसेस में हमें नहीं होता, तो हम अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही करते हैं सिमुलेशन करके, ठीक। तो ज़्यादातर इसलिए फिर अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, लेकिन खैर पहले उसने यहाँ पे एग्जैक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें उसने कहा है कि हमें रिप्रेजेंटिंग 5 8, ओके, सो 8 साइडेड डाइसेस हैं, यूजली हमें पता है कि 1 से 6 साइड्स होती हैं, लेकिन उसने यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 8 साइडेड डाइस दी है, 5, ठीक। डाई 1 से डाई 5 के नेम से, और फिर उसके मुझे यूनिक कॉम्बिनेशन यानी ग्रिड बना के एक्सपेंड करके दिखाएं उसमें यूनिक कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ईच नंबर 1 to 8, ठीक। तो ये इसको देखते हैं कि कैसे करना। ओके, सो एज आई टोल्ड कि एक्सपैंड ग्रिड का फंक्शन बाय डिफॉल्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि हम इसको डायरेक्ट इंपोर्ट करवाएं और यूज़ करें, बल्कि ये पांडा की डॉक्यूमेंटेशन में ये इस तरह से कुछ लाइन ऑफ कोड्स हैं इस पूरे सेल के अंदर ही। सेकेंड, ओके, सो ये बाय डिफॉल्ट कुछ लाइन्स ऑफ कोड है जिसमें वो जो की वैल्यू पेयर्स को लेगा, और मैंने उसमें इंपोर्ट करवाया है टूल, एक मॉड्यूल है पांडास का, और उसमें से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा के मैंने एक्सपेंडेड के एक ग्रिड के नाम से खुद एक फंक्शन बनाया, ये वाली लाइंस ऑफ कोर्स पांडा से को प्रीवियस पांडास की डॉक्यूमेंटेशन So, से, और उसमें से फिर यस। excuse me, मैम आपने कहा कि ये जो है पांडास और इसके के जो है ना ये फंक्शंस हैं जो कि वैल्यू पेयर लेगा, तो ये सिंपली वो क्यों नहीं ले सकता ये जो है पैरेंथेसिस में जो देते हैं आर्गुमेंट या पैरामीटर। हाँ, नहीं मतलब ये डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, अब मैं इसको एक दफ़ा डिफाइन करूंगी पहले ऊपर इन सारे सेट ऑफ लाइंस को, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट जब हम लोग इन्हें यूज़ करना है तो हमने सिर्फ एक्सपैंड ग्रिड ही करना, और ये की वैल्यू पेयर्स दे देनी है उस फंक्शन को कॉल करके जब मुझे ज़रूरत होगी, लेकिन एक दफ़ा वो शुरू में लाइंस ऑफ कोड ये देना ज़रूरी है, ताकि उसे पता हो कि फंक्शन कौन सा है एक्सपैंड ग्रिड के नाम से, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई ऐसी नहीं है कि जिसको हम डायरेक्टली इंपोर्ट करवा के नेम्स दें और यूज़ करने हैं जैसे हम दूसरी लाइब्रेरीज वगैरह के साथ कर रहे होते हैं। सो क्योंकि ये फंक्शन है तो ये लाइक लाइक आपने पहले उसको डिफाइन करना है कि उसमें उसका काम क्या है, किस तरह से उसने यूनिक जो कॉम्बिनेशन है वो बनाने हैं, ये सारा इसमें डिफाइन हुआ हुआ है, ठीक। तो लेगा ये, अब ये जब मैंने इसको यूज़ करना तो मैं एक्सपैंड ग्रिड का इसी तरह से ये मैंने नेम उसका यूज़ किया, कॉल किया उस फंक्शन को, और उसमें की वैल्यू पेयर्स को ऐड कर दिया। जैसे अब इसमें इसने मुझे कहा हुआ था कि 5 डाइसेस लेने हैं और उस हर डाइस में 8 फेसेस हैं, तो मैंने ये की वैल्यू पेयर में उसके हर डाई के नाम से आगे उसकी वैल्यूज डाल दी हैं, ठीक है, 8 फेसेस, ठीक। तो ये कुछ मेरे पास 32,768 रोल्स बनेगी 5 डाइसेस को जब वो रोल करेंगे 8 फेसेस वाले को, ठीक है। तो ये टोटल इतने यूनिक कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ओके। सो उसके बाद जो है इसमें हम लोगों ने अब नेक्स्ट क्या करना है कि हमारे पास ये एग्जैक्ट सैम्पलिंग तो आ गई, ठीक है। एग्जैक्ट सैम्पलिंग मीन्स कि मैं ओवरऑल ही तकरीबन जो डाटा सेट है उसमें से सारी वैल्यूज को ले रही हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें अब नेक्स्ट, अब क्योंकि मुझे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करनी है, तो मुझे पता है कि मैं इसके पॉइंट एस्टिमेट लूंगी और उन पॉइंट एस्टिमेट्स को फिर अ, उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करके देख लूंगी। तो अब इसमें उससे पहले अगेन इसमें भी ये केस आ रहा है कि डिस्क्रीट वैल्यूज है, और इसके अलावा ये हमें पता है कि 1 से 6 ये न्यूमेरिकल नहीं कैटेगोरिकल है, हर एक वैल्यू एक फेस को रिप्रेजेंट कर रही है कैटेगरी को, ठीक है, डाइस के, तो इसलिए उसको पहले कैटेगरिकल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो ये कैसे करना, मीन निकालने से पहले, जी, एनी केसेस,
सो बेसिकली पहले तो मुझे बताना ही है कि मीन रोल का जो उसने कॉलम ऐड करना है, मीन कैसे निकालना है। ठीक, वो भी मैंने नहीं बताया उसे। तो मीन कैसे निकालना है वो उसे मैं कैसे बताऊं? राइट, मैं उसे सारी बताऊं कि डाइस के कॉलम के अंदर से तुम मतलब लो वहां पे जाके डाई वन का कॉलम, ठीक है। फिर उसमें से ऐड करो, उस मतलब सारी जितनी वैल्यूज हैं उनको ऐड करके डिवाइड करूंगी टोटल नंबर से, तो मुझे मीन पता चल जाएगा ना। तो वही मैंने यहाँ पे करना है। ठीक, तो डाइस का डाई टू लूंगी। फिर इसी तरह से जो इसमें डाइस का डाई थ्री था, मेरे पास कितने टोटल थे डाइसेस? देवर फाइव, राइट। तो इन सब की वैल्यूज को ऐड करके जब मैंने डिवाइडेड बाय टू करना, सॉरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करना जो कि फाइव है इस केस में, तो मुझे इसका मीन मिल जाएगा, राइट। अब उस मीन को यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मीन रोल का जो आएगा उसको एज अ कैटेगरी ले, क्योंकि वो सारी कैटेगरीज का मीन निकला हुआ है ना। ये जो बड़ी बड़ी उसने यहाँ पे इस डाई वन का, डाई टू, डाई थ्री, डाई फोर, और यहाँ पे आगे उसने इसके मुताबिक यहाँ पे एक न्यू डाई मीन के नाम से कॉलम ऐड किया होगा, ठीक है ना। हमने कल ये देखा था, ठीक है। और इसकी रिस्पेक्टिव जितनी रोज में इसकी वैल्यूज हैं, अब चूंकि ये सारी कैटेगरीज हैं तो ये कैटेगोरिकल मीन है, राइट ना, कैटेगरीज का मीन है जो ये इसने यहाँ पे आगे रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट करके ऐड करना है कॉलम में। तो इसलिए वी वांट टू मेक श्योर कि ये जो मीन रोल है इसको एज अ कैटेगरी लिया जाए। तो इसलिए मैं इसमें इसको इसकी टाइप को कन्वर्ट कर दूंगी, यानी कि डाइस के अंदर जो मीन रोल का कॉलम मैंने ये बनाया न्यू, इसकी टाइप जो है वो मैं स्पेसिफाई कर दूं एज टाइप, और कैटेगरी इसमें इसका मैं कॉल करूंगी, सेट करूंगी इसे कैटेगरी। तो ये मेरे पास मेन रोल एक आ गया कॉलम, और ये अब इसको एज अ कैटेगरी कंसिडर करेगा सबको। ओके, सो अब इन कैटेगरीज को मैं यानी प्लॉट कर सकती हूँ बार प्लॉट में। ठीक, तो अब इसका क्या फॉर्मूला है, लाइक फंक्शन क्या, लाइक कोड क्या होगा इसमें? जी, अब की बार क्योंकि मुझे पता था कि डिस्क्रीट वैल्यूज का मीन है, तो मैंने ये कहा कि मैं बार प्लॉट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसे कैसे प्लॉट करूंगी? डाइस जो मेरे पास मेन रोड यहाँ पे कॉलम है, ठीक। इसकी क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो हम इसमें फ्रीक्वेंसी को बेसिकली प्लॉट कर रहे हैं ना। तो बार बार का जब मैं बार चार्ट बना रही हूँ तो वो हिस्टोग्राम में तो ऑटोमेटिकली उसकी फ्रीक्वेंसी को ही लेता है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू काउंट्स बताने पड़ेंगे, ठीक। और वैल्यू काउंट्स और साथ मुझे इसको ये बताना है कि सॉर्टिंग को फॉल्स कर दें, बिकॉज जो उसकी वैल्यूज है मैं चाहती हूँ कि वो एज इट इज ही प्लॉट हो। ठीक, डॉट प्लॉट, और प्लॉट में मैं यहाँ पे काइंड क्या बताऊंगी इसे, कि बार प्लॉट ड्रॉप करना। सो इट विल हेल्प मी, लाइक इसमें अब अगेन देखें तो वन से सिक्स, सॉरी यहाँ पे इस केस में वन से एट फेसेस थे, तो वन से एट के दरमियान में जितने इसके मीन्स आए हैं डिफरेंट वेरिंग, वो इसने यहाँ पे शो किए, और हमें यहाँ पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है, राइट। अब इसी चीज़ की मैं अगर अप्रोक्सीमेशन प्लॉट करूँगी फॉर श्योर, जो कि रियल केस सिनेरियोज में ज़्यादा यूज़ होती है, कि हम
क्योंकि अगर मुझे एग्जैक्ट सैम्पलिंग मीन ड्रॉ करना है तो इसके लिए यूजली मुझे डाटा का पता हो बड़ा, ठीक है, पॉपुलेशन के, जो कि इन रियल सिनेरियोस हमें इतना आइडिया नहीं होता, या फिर उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो इनकी इंटरप्रिटेशन मुश्किल हो जाती है। तो हम इस केस में फिर अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग अब मैं यहाँ पे कैसे करूँगी? अब मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए? उसने मुझे कहा है कि अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग बनाओ। कैसे? कि सैम्पल 1 8 5 टाइम्स विद रिप्लेसमेंट असाइन टू 5 रोज, यानी कि 8 फेसेस का डाइस है, ठीक है, जिसको मैंने 5 टाइम्स रोल किया, ठीक। और 5 टाइम्स रोल करने पे मैं ये कह रही हूँ कि वो हर दफ़ा लाइक वो 5 फेसेस को यानी सिलेक्ट करेगा उस एक डाइस को, ठीक है, और वो रैंडम उसके चांसेस हैं कि वो सिलेक्ट हो। अ, तो वो 5 रोज में मैंने उसको साइन कर दिया है, ठीक, रिप्लेसमेंट के साथ। तो इसमें मैं क्या वो जो कोड हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले इसको काफ़ी अच्छे तरीके से रिवाइज किया था, वो क्या था? रैंडम डॉट चॉइस में मेरे पास टोटल वैल्यूज कितनी है बताने की, राइट, रेंज जो मुझे गिवन है, राइट, वैल्यूज की, उसको लिस्ट में ही ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। I don't want to pass list, ओके। तो ये रेंज, और मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू लिखनी है? 9, राइट, ओके। और इसके अलावा साइज हमारे पास क्या होगा? 5, और रिप्लेस ट्रू, क्योंकि 5 हम चाह रहे हैं कि कोई सी 5 रैंडमली जब वो 5 दफ़ा रोल करे तो 5 इनमें से 5 5 ही जो है ना रैंडमली आएंगे, 8 के नहीं आएंगे फिर, क्योंकि हमने 5 दफ़ा से कम रोलिंग की है, ठीक। तो हमें हमें सारी वैल्यू शायद रिप्रेजेंट ना भी हो, ठीक, इस केस में। तो जब मैं अब इसका मीन लिया, ठीक, तो ये तकरीबन आया 4, ठीक, 5 रोज के केस में, जब उसने मल्टीपल लिए होंगे। अगर मैं इसको 5 रोज को यहाँ पे करवाऊँ प्रिंट, सो वी कैन सी कि इसने क्या निकाला था। इसने ये अरे निकाली है जिसमें उसने 5 वैल्यूज को लिया, ठीक, जो उसकी 1 से 8 है, उसमें से 5 पिक हुई हैं बिकॉज हमने 5 दफ़ा उसे रोल करवाया था, ठीक। तो ये रैंडमली हम लोगों ने पिक करवा के, अब रिप्लेसमेंट भी ट्रू थी, तो ये 5 रिप्रेजेंट कर रही थी इस पूरे सैंपल को। और उसमें उसका हमने पॉइंट एस्टिमेट यानी इसका मीन यहाँ पे ले लिया, ठीक। और फिर उसके बाद अब इसकी रेप्लिकेशन करेंगे और इसको भी, इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे जो कि अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो अगेन इसमें जैसे हमने पहले देखा था कि रेप्लिकेट्स के लिए मैं उसे पहले एक लिस्ट में स्टोर करवा दूंगी, फिर लेटर ऑन उस लिस्ट को मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? आर यू गाइस विद मी? समझ आ रही है ना? बोरिंग तो नहीं हो रहा? यस। कैन यू गाइस अनम्यूट योरसेल्फ एनीवन? यहाँ पे क्या लिखूँ मैं अब? मैम फॉर आई इन रेंज यस दैट्स गुड। 1000। फॉर आई, उससे हमें कहे 1000 टाइम्स, तो यस हम 1000 लिख देंगे। और अब मुझे यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कोड गिवन है कि जो मैंने सैम्पलिंग के लिए यूज़ करना है, तो जस्ट इसी को ही मैं लूप में लिखूंगी कितने। लेकिन इस कोड से भी पहले एक और काम क्या हमने करना था?
इस कोड से भी पहले ये जो मैंने सैम्पलिंग का कोड लिखा है उससे पहले। अपेंड करवाना है। Yes. तो यहाँ पे मैं सैम्पल, तो ये जो मैंने डॉट इसमें यानी इसमें डॉट, ठीक। और उसमें ये इस हिसाब से रिस्पेक्टिवली उसके मेन जो पॉइंट एस्टिमेट्स 1000 टाइम्स आएंगे, ये सैंपल सेलेक्ट होके, तो 1000 टाइम्स हो इसमें ऐड होते जाएंगे 1000 पॉइंट एस्टिमेट्स इसके, यानी जो मीन की वैल्यूज हैं। तो उसमें से इसने पहली 10 को शो करवाया है यहाँ पे। ठीक, और अब मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ। बिनिंग बिनिंग करके 20 की बिनिंग उसने किया, 20 बिन्स बना के वही सेम उसने यहाँ पे प्लॉट किया। तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू, ये डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही है इस तरह से। ठीक, तो ये अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसी कॉलम की जो हम लोगों ने पहले उसकी एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे निकाली थी। ठीक है, यानी सेम वो है वैसे ही डाटा था, राइट, 8 फेसेस वाले डाइसेस। लेकिन अब मैंने वो एक डाइस के 5 टाइम उसको रोल करवाया, तो मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो टोटल 8 नहीं होंगी, वो 5 ही होंगी। ठीक है, रैंडमली जो सिलेक्ट होंगी, जैसे इस केस में ये है कुछ 5 फेसेस सिलेक्ट हुए हैं रैंडमली, और उसके हिसाब से जब मैंने किया तो ये अप्रोक्सीमेशन आई है कुछ ऐसी, जो कि समवट क्लोजर तो है, लेकिन ये बहुत ब्रॉड है। यानी इसकी वैल्यू रेंज कहाँ से कर रही है, 2 से 7 तक ज़्यादा इसका जो डाटा है वो लाई कर रहा है। ये बहुत ब्रॉड है, ठीक है, क्योंकि इसमें सैम्पल वो लाइक वो इतनी ज़्यादा डाटा पॉइंट्स वैसे नहीं है जो कि ओरिजिनल में थे, जो कि ये थी। इसमें देखें वो 2 से 7 तक है, और यहाँ पे ये 1.6 से 7.4 समथिंग में, 7 बल्कि 7 तक यहाँ पे भी इस रेंज में ज़्यादा इसकी डाटा पॉइंट्स रेंज में इस वाले में है, 2 से 7 तक में। ठीक, और रिलेटिवली ये थोड़ी नैरो लग रही है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, लेकिन इस केस में थोड़ा से वो नॉर्मल के करीब करीब रिजेम्बलेंस है बस। ठीक, तो एनी हाउ दैट वाज इट, लाइक अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग हम यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर इन द सेंस के हमें पूरी पॉपुलेशन का डाटा नहीं गिवन, तो उस सेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। अब इसमें से हम पॉइंट एस्टिमेट जो निकालेंगे वो हमारे लिए रिलेटिवली ईजियर होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोगों ने या अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग तक तो देख लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने जो अब करना है वो है स्टैंडर्ड एरर्स और सेंट्रल लिमिट थ्योरम। जैसे मैंने पहले बताया था कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे वो बेस्ड है ना चीज़ें, तो वही हम थोड़ी रिवाइज करवाना है कि जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ रहा है, तो अगर आप देखें तो 5 से 20 थोड़े से ऊपर शेप करवाना शुरू, फिर 80 में प्रॉपर, फिर उसके बाद 320 में भी एक अच्छी थोड़ी सी रिलेटिवली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखने से पता चल रहा है कि है। तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सैंपल साइज के बढ़ने से जो हमारे पॉपुलेशन के उतने ही ज़्यादा अच्छी वो हमें पॉपुलेशन के करीब वैल्यू देगा, ट्रू वैल्यू, ठीक है, के करीब करीब आएगा, और उतनी ही जो इसके जो डाटा पॉइंट्स है वो श्रिंक होंगे। इसके लिए यस। अच्छा, पिछला जो आपने पढ़ाया है उसका ये आइडिया था कि क्या नाम था उसका, जो कि वो इस वजह से है कि अगर कोई हमारे पास डाटा ना हो किसी चीज़ का तो हम कम डाटा लेके उसकी सैम्पलिंग कर लेते हैं। यस, हम इसमें सिमुलेशन तो कर रहे हैं, राइट। हाँ, तो इसमें ये भी हो सकता है कि हमें डेफिनेटली हमें पूरी पॉपुलेशन का, बहुत से केसेस में डाटा पूरी पॉपुलेशन का तो नहीं पता, जी, तो उसमें हम फिर सिमुलेशन कर रहे होते हैं इस तरह से कंडीशन देख के। ठीक ठीक। इसे अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग कह देंगे आप। हाँ जी, जब उसमें हम अपनी किसी स्पेसिफिक कंडीशन में जिसमें हम सारा तो नहीं ले रहे, जैसे यहाँ पे इस केस में वैसे तो 8 फेसेस थे, लेकिन हमने क्योंकि 5 रोज किए एक ही डाइस के, तो 5 फेसेस ही रैंडमली कोई सिलेक्ट हुए, और उसके जो पॉइंट एस्टिमेट्स में ड्रा करूंगी तो यस वो हमारी अप्रोक्सीमेट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। यस। लेकिन मैं कंफ्यूज इस वजह से हो रहा हूँ क्योंकि आपने पहले भी बताया था ना, जब आपने साइज 4 ले ली थी तो आपने कहा था कि नहीं, और मैंने आपसे कहा था कि ये जो है बाकियों के क्यों नहीं ले रहा, यानी कि जो है
5 नंबर पॉइंट या 6 नंबर पॉइंट्स की क्यों नहीं ले रहा, तो आपने कहा उनके भी ले रहा है रैंडमली, उनके जो आने के जो चांसेस हैं उनको भी ले रहा है ये, लेकिन साइज 4 है इधर, उधर आप नीचे साइज 5 बता रहे देखें, अब देखें यहाँ पे साइज 4 की है, लेकिन अब यहाँ पे जो यूनिक कॉम्बिनेशंस हैं डेफिनेटली वो कम बनेंगे, राइट। तो उस हिसाब से उनका मीन जो वैल्यू है लाइक टोटल को तो नहीं, यानी सही जो होता वो तो ये होना था कि 8 फेसेस हैं, तो उन 8 के 8 फेसेस को वहाँ पे रिप्रेजेंट, ओके सो उन 8 के 8 फेसेस को वहाँ पे लाइक वो रिप्रेजेंट कर रहे मैम हैं, ठीक है, हमारी। जल्दी से मीटिंग खत्म करें, हमारी नेक्स्ट मीटिंग में लोग वेट कर रहे हैं। ओके सॉरी सर। और ये ओके मीटिंग अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट पहले खत्म कर दी गई। जी वालेकुम सलाम। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, लाइक हाँ हम लोगों ने बंद इसको करें, कंप्लीट जल्दी कर से लिया। खत्म करें इसको। ऑलराइट, अल्लाह पीपल आर हाफिज़। वेटिंग।